एक भूले हुए गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जर्जर, त्यागी हुई। उसकी परछाई शाम के आसमान में एक जैगेड टीयर जैसी दिखती थी। गांव वाले उसे फुसफुसाती हवेली कहते थे। वे उसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। उनकी आंखें पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे डर से चौड़ी हो जाती थीं। वे कहते थे कि उसकी सड़ी हुई दीवारों में एक आत्मा भटकती है, एक ऐसी आत्मा जो कभी न खत्म होने वाले दुख में फंसी हुई है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियां बहुत थीं, हर एक दूसरी से ज्यादा डरावनी। वे एक ऐसी औरत की बात करते थे जिसके साथ गलत हुआ था, एक खोए हुए परिवार की, और एक ऐसे श्राप की जिसने इमारत की ईंटों को भी दागदार कर दिया था। हवेली के आसपास की हवा हमेशा ठंडी रहती थी, यहां तक कि सबसे गर्म गर्मी के दिनों में भी। हवेली खुद सांस लेती हुई लगती थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां खोखली आंखों जैसी थीं, जो दुनिया को खाली उदास निगाहों से घूरती थीं। जंगली बेलें उसकी दीवारों पर चढ़ जाती थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां उसे वापस जमीन में खींचने की कोशिश कर रही हों। पेंट उखड़ गया था, जिससे नीचे की काली टूटी हुई पत्थर की दीवारें दिख रही थीं, जो समय और त्रासदी से दागदार थीं। हवा उसकी खाली गलियारों से होकर चीखती थी, ऐसी आवाजें लाती थीं जो इंसानों की चीखों और नरम बेताब फुसफुसाहट जैसी लगती थीं। गांव वाले जानते थे कि ज्यादा करीब से सुनना ठीक नहीं है। वे तेजी से आगे बढ़ जाते थे, अपनी आंखें फेर लेते थे, अपनी माला कसकर पकड़े हुए। वे मानते थे कि हवेली एक गेटवे थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली थी। हर रात जैसे ही अंधेरा गांव को ढंक लेता था, हवेली उनकी कल्पनाओं में जीवित हो उठती थी। कहा जाता था कि सबसे ऊंची खिड़कियों में रोशनी चमकती थी, हालांकि इमारत में बिजली नहीं थी। कभी कभी एक पियानो की हल्की आवाज एक उदास बेसुरी धुन बजाती हुई हवा में सुनाई देती थी। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे उसके टूटे हुए दरवाजों के पास कभी न खेलें, कहीं बेचैन आत्मा उन्हें अंदर न खींच ले। बड़े बुजुर्ग उन यात्रियों की कहानियां सुनाते थे जो स्थानीय किंवदंतियों से अनजान होकर तूफान के दौरान वहां शरण लेने गए थे और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उनका सामान कभी कभी प्रवेश द्वार के पास बिखरा हुआ मिलता था, लेकिन लोग खुद कभी दोबारा नहीं देखे गए। हवेली ने अपने रहस्यों को कसकर पकड़ रखा था। कहानी सीधी लेकिन गहरी थी। ये धोखे की कहानी थी। एक औरत, घर की असली मालकिन, को उसी की दीवारों के भीतर धोखा दिया गया और मार दिया गया था। उसकी आत्मा क्रोध और दुख से भरी हुई अब उसकी इटर्नल गार्डियन थी। वह धूल भरे कमरों में घूमती थी, उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंजती थी, हमेशा न्याय की तलाश में या शायद अपनी इटर्नल सॉलिट्यूड में, बस साथ की तलाश में। गांव वालों ने उसके दर्द का सम्मान किया और दूर रहे। उन्होंने उसे उसके हॉन्टिंग के लिए छोड़ दिया। जीवित और पीड़ित मृत के बीच एक साइलेंट पैक्ट। हवेली उसकी कब्र थी और उसका रहस्य एक ऐसा घाव था जो भरने से इनकार करता था। 4 दोस्त बस्टलिंग सिटी से आए। राहुल, लीडर; सीमा, रैशनल वन; विक्रम, थ्रिल सीकर; और पूजा, सेंसिटिव सोल। वे अपने शहरी जीवन से एक शांत एस्केप की तलाश में गांव आए थे, शोर और भागदौड़ से एक ब्रेक। वे जवान थे, एडवेंचरस थे और उस गहरी जड़ें जमाए हुए डर से अनजान थे जो छोटे समुदाय को कंट्रोल करता था। उन्हें गांव क्वेंट लगा। उसकी धीमी गति एक वेलकम चेंज थी। वे खेतों से होकर चले, स्थानीय लोगों से बात की और ग्रामीण जीवन की लय को सुना। यह सब बहुत चार्मिंग था, बहुत पीसफुल, जब तक उन्होंने कहानियां नहीं सुनी। एक शाम कुछ गांव के बुजुर्गों के साथ एक छोटी आग के चारों ओर बैठे हुए बात हवेली की ओर मुड़ गई। दोस्तों ने सुना। उनका शुरुआती मजा धीरे धीरे फैसिनेशन में बदल गया। गांव वालों ने रोने वाली औरत की बात की, दरवाजे जो अपने आप बंद हो जाते थे और खून जमा देने वाली चीखें जो रात को चीर देती थीं। उन्होंने शहर के लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। उनके चेहरे ग्रिम थे, उनकी आवाजें धीमी और गंभीर थीं। उन्होंने हवेली को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई के रूप में वर्णित किया, एक ऐसी जगह जिसमें एक मेलेवोलेंट विल थी। गांव वालों के लिए यह एक सच्चाई थी जितनी सच जमीन उनके पैरों के नीचे थी, लेकिन 4 दोस्तों के लिए कहानी एक चुनौती थी। राहुल ने इसे एक एडवेंचर के रूप में देखा, शहर में वापस बताने के लिए एक कहानी। विक्रम वास्तविक खतरे की संभावना से उत्साहित था, एक थ्रिल जिसकी उसे लगातार लालसा थी। सीमा हमेशा स्केप्टिक, तर्क से मिथ्स को डिबंक करना चाहती थी।
और साबित करना चाहती थी कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। पूजा को हालांकि उसके पेट में अनीस की एक गांठ कसती हुई महसूस हुई। वह गांव वालों के शब्दों में जेन्युइन फियर महसूस कर सकती थी और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस जगह में प्रवेश करने का विचार उसे एक ड्रेड की भावना से भर गया, जिसकी वह पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकती थी। यह कोई खेल नहीं था। उनकी उत्सुकता ने हालांकि पूजा की एप्रीहेंशन पर हावी हो गई। बहस देर रात तक चलती रही। राहुल ने तर्क दिया कि उन्हें खुद देखना होगा। अगर हम जांच नहीं करते तो हम सच्चाई कैसे जान सकते हैं? उसने पूछा। विक्रम उत्सुकता से सहमत हुआ। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सीमा ने एक साइंटिफिक अप्रोच का प्रस्ताव रखा, यह सुझाव देते हुए कि वे सब कुछ डॉक्यूमेंट करें और तथाकथित पैरानॉर्मल इवेंट्स के लिए एक रैशनल एक्सप्लेनेशन खोजें। पूजा ने अपनी चिंताओं को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसे आउटवोटेड कर दिया गया। निर्णय लिया गया, वे हवेली जाएंगे। वे उसके रहस्यों को उजागर करेंगे। उसी रात, आधी रात को। गांव के चौक में घड़ी टावर ने 12 बजाए। आवाज खामोश रात में गूंजी, उनके मिशन की एक गंभीर घोषणा। चारों दोस्त हवेली के विशाल जंग लगे दरवाजों के सामने खड़े थे। चांद ने लंबी अजीब परछाइयां डाली जो ओवरग्रोन लॉन पर स्पेक्टर्स की तरह नाच रही थीं। हवा भारी और ठंडी हो गई। जैसे ही राहुल ने दरवाजे को धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया, वह अपने आप चरमराते हुए खुला। एक कराहती धातु की आवाज जो उन्हें अंदर स्वागत करती हुई लगी। उन्होंने घबराहट में एक दूसरे को देखा, लेकिन आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर चरमराती हुई मुख्य दरवाजे तक। अंदर अंधेरा बिल्कुल घना था। यह एक घना सफोकेटिंग ब्लैकनेस था जिसे उनकी टॉर्च मुश्किल से भेद पा रही थी। हवा बासी थी, धूल, सड़न और कुछ धातु और मीठी गंध से भरी हुई। घर की गहराई से एक हल्की सिसकने की आवाज आई, जैसे दूर के कमरे में कोई बच्चा रो रहा हो। यह उठी और गिरी, दुख की एक दिल दहला देने वाली धुन जिसने उनके हाथों के बाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा था। उनकी शुरुआती बहादुरी तेजी से गायब हो गई। उसकी जगह एक आदिम डर ने ले ली। उनके पैरों के नीचे फर्श की हर चरमराहट दमनकारी खामोशी में बंदूक की गोली जैसी लगती थी। जैसे जैसे वे महल में गहराई तक बढ़ते गए, उनकी टॉर्च की किरणें अंदर के डरावने दृश्यों को उजागर करती गईं। कभी शानदार वॉलपेपर लंबी पट्टियों में उखड़ रहा था और उसके नीचे दीवारें गहरे भूरे लाल दागों से ढकी हुई थीं। एक दीवार पर उन्होंने देखा एक हाथ का निशान, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे किसी ने अपना हाथ खून में डुबोकर प्लास्टर पर दबा दिया हो। यह परेशान करने वाला ताजा लग रहा था। पूजा ने एक छोटी सी सांस ली। उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। विक्रम, जो थ्रिल के लिए इतना उत्सुक था, अब पीला और डरा हुआ लग रहा था। घर सिर्फ पुराना नहीं था, यह वायोलेटेड और गुस्सा महसूस कर रहा था। उनके ऊपर की मंजिल से एक नई आवाज शुरू हुई। यह दर्द में एक औरत की एगोनाइजिंग मोन थी। आवाज इतनी वास्तविक थी, इतनी पीड़ा से भरी हुई थी कि यह एक फिजिकल ब्लो जैसी लगी। यह ग्रैंड स्टेयरकेस के ऊपर से आती हुई लग रही थी जो उनके सामने खड़ी थी। उनके बेहतर जजमेंट के खिलाफ वे ऊपर चढ़ने लगे। उनके हाथ कसकर पकड़े हुए थे। हर कदम विरोध में कराहता था। सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा हॉलवे था। दूर के छोर पर छत से लटका हुआ एक सिंगल वुडन स्विंग अपने आप आगे पीछे हिल रहा था। वह धीरे धीरे रिदमिकली झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य बच्चा अभी अभी उसे छोड़कर गया हो। अचानक एक बहरा कर देने वाले धमाके के साथ सीढ़ियों के नीचे का बड़ा लकड़ी का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वे फंस गए। घबराहट छा गई। उन्होंने अपनी टॉर्च को फ्रैंटिकली आवाज की ओर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ऊपर से मौन और तेज हो गई, करीब आ गई। यह स्विंग वाले कमरे में थी। तापमान नाटकीय रूप से गिर गया और वे अपनी सांस को हवा में धुंधलाते हुए देख सकते थे। स्विंग का धीमा झूलना अचानक रुक गया, असामान्य रूप से स्थिर लटका हुआ। फिर कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक आकृति उभरने लगी। यह एक औरत थी, एक फटी हुई, आधी जली हुई सफेद साड़ी में लिपटी हुई। वह डरावनी थी। उसका रूप चमक रहा था, पारदर्शी और इथेरियल। फिर भी उसकी उपस्थिति क्रशिंग रियल महसूस हो रही थी। उसका चेहरा इटर्नल एगनी का मुखौटा था, और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां केवल गहरे खोखले गड्ढे थे, जिनसे गाढ़ा काला खून धीरे धीरे उसके गालों पर टपक रहा था। वह उनकी ओर तैरती हुई आई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आवाज, जब वह बोली, तो वह कोई आवाज नहीं बल्कि एक भावना थी, एक ठंडी
जहरीली फुसफुसाहट जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने फुफकारा। शब्द सदियों के क्रोध और दर्द से भरे हुए थे। जो भी इस घर में आता है वह कभी नहीं जाता। डर से जमे हुए दोस्त केवल घूर सकते थे। राहुल, जो उनका बहादुर नेता था, स्पीचलेस था। उसका चेहरा शुद्ध हॉरर का मुखौटा था। सीमा का रैशनल माइंड बंद हो गया था। उसके सामने असंभव दृश्य को प्रोसेस करने में असमर्थ था। आत्मा ने एक गोस्टली हाथ उठाया, एक लंबी कंकाल की उंगली उनकी ओर इशारा करते हुए। ये मेरा घर है, मेरा दर्द, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज दुख से टूट रही थी। और अब तुम्हें इसे शेयर करना होगा। कमरे की दीवारें कराहती हुई लग रही थीं और हवा एक मैलेवोलेंट एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। दोस्तों को पूर्ण निश्चितता के साथ पता था कि वे मरने वाले थे। इंस्टिंक्ट हावी हो गई। विक्रम अपने ट्रांस से बाहर निकलते हुए चीखा, खिड़की! उसने एक ढीला फर्श का तख्ता पकड़ा और उसे हॉल के अंत में बड़ी खिड़की पर फेंका। कांच टूट गया, उन्हें उनका एकमात्र एस्केप प्रदान करता हुआ। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। एक एक करके वे टूटे हुए फ्रेम से बाहर निकले, एक निचले बरामदे की छत पर गिरते हुए और फिर नीचे जमीन पर। वे भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आत्मा की अंतिम खून जमा देने वाली चीख उनके पीछे पूरे रास्ते गांव तक पीछा करती रही। उन्होंने अगले दिन सुबह गांव वालों को अपनी कहानी बताई। उनके चेहरे पीले और उनके शरीर कांप रहे थे। फिर वे चले गए, कभी वापस नहीं लौटे। हवेली अभी भी खड़ी है, उसका रहस्य बरकरार है, उसकी टॉर्मेंटेड आत्मा अभी भी इंतजार कर रही है।